घास से बाहर कूदकर मैं तुरंत बिखरे हुए सुअरों पर झपटा। उन्होंने जल्दी से मुड़कर धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मुझे पहले से ही उनके भागने का अंदाजा था। जानवरों पर बनी कई डॉक्यूमेंट्री में मैं इतनी आसान चाल से कैसे धोखा खा सकता था। जैसे ही जंगली सुअर मुड़ा, मैंने मौका पकड़ा और मुझ पर झपटने वाले सुअर के बच्चे को काट लिया। मेरे मुंह में खून भर गया। मैंने उस बेबस शिकार को एक तरफ फेंक दिया और दूसरे भागते हुए सुअर के बच्चों का पीछा करता रहा। कई राउंड के बाद मेरा शिकार कामयाब रहा। पीछा करते समय मैं अपनी मसल्स और हड्डियों में बदलाव महसूस कर सकता था। वे बहुत मजबूत हो गई थी, मेरी स्पीड काफी बढ़ गई थी और मेरा रिएक्शन टाइम दूसरे जानवरों से कई गुना तेज था। ये बदलाव शायद किसी रहस्यमयी अंदरूनी एनर्जी की वजह से हुए थे। अगर मैं लगातार इस एनर्जी का इस्तेमाल कर पाता, इस रहस्यमयी एनर्जी का इस्तेमाल अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए करते हुए, मुझे पता था कि एक बार जब मैं सच में बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास जो ताकत और स्पीड होगी वो सोच से भी परे होगी। जैसे ही मैं सुअर के बच्चे को वापस ले जा रहा था, अचानक आगे की झाड़ियों से एक अजीब सी खुशबू आई और वे काफी सारी थीं। फिर कई भूरे भेड़िए बाहर निकल आए। अल्फा वुल्फ मुझसे छोटा था, लेकिन वे बहुत सारे थे, जिनमें कुछ छोटे बच्चे भी थे। मुझे हैरानी हुई कि वे अपने पूरे परिवार को टाइगर के इलाके में क्यों ले जाएंगे, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। अल्फा वुल्फ ने चेतावनी के तौर पर आसमान की तरफ दहाड़ा। मैं बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन आखिर ये टाइगर के पिता का इलाका था। टाइगर की गहरी दहाड़ सामने खड़े ग्रे वुल्फ के झुंड की तरफ गूंजी। अल्फा वुल्फ ने दहाड़ सुनकर अपने आप थोड़ा डर दिखाया, लेकिन ये देखकर कि मैं अभी भी एक छोटा टाइगर का बच्चा था और मेरे मुंह में शिकार देखकर उसने तुरंत अपना डर छोड़ दिया, अपनी स्कर्ट दिखाई और मुझ पर हमला करने के लिए तैयार दिखा। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने दोनों शिकार को जमीन पर रखा, उन्हें एक पंजे से दबाया और फिर नफरत से आगे देखा। ग्रे भेड़ियों की गुस्से भरी निगाहों के नीचे मैंने उन्हें खाना शुरू कर दिया। दो पिगलेट कुछ भी नहीं थे, मैं उन्हें कुछ ही बार में पूरा निगल सकता था, लेकिन मैं ग्रे भेड़ियों के सामने ही उन्हें थोड़ा थोड़ा करके फाड़ने वाला था। उकसावा साफ दिख रहा था। अल्फा भेड़िया साफ तौर पर गुस्सैल हो रहा था। अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो उसके कमांड में दूसरे भेड़िए कुछ और साजिश रचने लग सकते थे। अल्फा भेड़िए ने ऑर्डर दिया और दूसरे ग्रे भेड़ियों ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। कई मादा भेड़ियों ने अपने बच्चों को दूर छिपने में मदद की, जबकि बाकी झुंड मेरे चारों ओर एक घेरा बनाकर फैल गया। एक जोरदार लड़ाई शुरू होने वाली थी। भेड़ियों में से एक ने अल्फा भेड़िए पर हमला किया। झुंड को साफ तौर पर उम्मीद नहीं थी कि मैं, एक मामूली बच्चा, पहले हमला करूंगा। जब तक वे रिएक्ट करते, मैं पहले ही अल्फा भेड़िए को मार गिरा चुका था। पीछे के भेड़िए मुझे पकड़ रहे थे और मेरे पिछले हिस्से को नोच रहे थे, जिससे मुझे कई चोटें आईं। इस ख्याल ने तुरंत मेरे जानवरों वाले मन को जगा दिया। मैंने एक ग्रे भेड़िए को पकड़ा जिसने मुझ पर हमला किया था और उसकी गर्दन पर जोर से काट लिया। एक झटके में मैंने उसकी गर्दन काट दी। मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा ताकत का एक झोंका आया है, जिससे नुकसान और भी ज्यादा हो गया। भेड़िए डर गए थे। इतना खतरनाक बच्चा पहले कभी नहीं देखा था और भाग गए। मैं गुफा में वापस आया, भेड़िए की लाश जमीन पर फेंकी और अपने माता पिता पर दहाड़ते हुए अपनी तकलीफ बताई। ये सुनकर मेरे पिता उछल पड़े। इस इलाके के मालिक होने के नाते वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इलाके और बच्चों पर दूसरे शिकारी हमला कर रहे थे और उन्हें परेशान कर रहे थे। जाते हुए बाघ पिता को देखकर मुझे एक गर्मजोशी और लाड़ प्यार जैसा महसूस हुआ। छोटा बाघ समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना खास क्यों है, जबकि वे दोनों बचे थे, और उसे गहरी हार का एहसास हुआ। बाघ पिता लगभग 1 घंटे बाद लौटा और कई भेड़ियों के राजाओं की लाशें लेकर आया। अभी के लिए बाघ पिता की मदद से उन्हें खाने और कपड़ों की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन ऐसे अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं रहने वाले थे। साइबेरियन बाघ एक अकेला शिकारी है और सबसे ऊपर राजा है। आज भी हमारी मां, जिन्होंने हमें पाला पोसा, बड़े होने पर हमें अपने इलाके से बाहर निकालने में हिचकिचाती नहीं थीं। जैसे जैसे शाम हुई, टाइगर पिता और मां ने आवाज लगानी शुरू कर दी। आगे एक सांप एक स्नो हेयर का शिकार कर रहा था। आमतौर पर सांप और ग्रे वुल्फ टाइगर के इलाके में नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ ही दिनों में एक के बाद एक उनका सामना हो गया था। क्या दूसरे जंगलों में कुछ बदला है? शायद अब मेरे पापा को अपने इलाके में गश्त करने की याद दिलाने का समय आ गया है। गुफा में वापस आकर टाइगर डैड ने मुझे सांप जैसा फर दिखाया जो मैं लाया था, फिर गुस्से से भर गए। उनका पहले वाला सुस्त अंदाज गायब हो गया और उनकी जगह एक रौबदार आभा आ गई। वो बेसब्री से अपने इलाके का सर्वे करने निकल पड़े। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उनके पीछे चला गया और थोड़ा थका हुआ छोटा टाइगर भाई भी उनके साथ चलने की कोशिश कर रहा था। टाइगर डैड का इलाका बहुत बड़ा था। इसे पूरा सर्वे करने में कम से कम 10 दिन से आधा महीना लग सकता था। टाइगर डैड को जंगल में आराम से टहलते हुए देखकर उनके शांत चेहरे से एक राजा का असली रूप पता चल रहा था। टाइगर डैड ने एक बड़े पेड़ के तने पर पेशाब से अपने इलाके को मार्क किया और साथ ही घुसपैठियों को चेतावनी दी कि ये जगह उनकी है। वो दोपहर तक अपने इलाके के किनारे किनारे चलते रहे और टाइगर डैड भी थकने लगे थे। जैसे ही उन्हें लेटने और आराम करने के लिए एक छायादार जगह मिली, अचानक सामने से एक जोरदार दहाड़ आई। टाइगर डैड ने ध्यान से सामने देखा। ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ महसूस हो रहा हो। खड़े होकर चित्तीदार फर वाला एक मीडियम साइज का तेंदुआ उनके बगल में दिखाई दिया और 6 टाइगर उस तेंदुए को घूर रहे थे। उनके सामने वाला तेंदुआ साफ तौर पर घबराया हुआ था। उसने मुड़कर एक छोटी डरावनी दहाड़ मारी। माहौल बहुत टेंशन वाला था। तेंदुए आमतौर पर मिलनसार जानवर होते हैं और जल्द ही 5 और हमारे सामने आ गए। उन्हें लगा कि उनकी संख्या बाघ पिता को डराने के लिए काफी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर उसके अपने इलाके की रक्षा करने के पक्के इरादे को कम आंका। उन्होंने एक बड़ी गलती भी की। कभी भी बच्चों वाले पिता को उकसाने की कोशिश ना करें, भले ही अपने बच्चों के सामने अपनी इमेज बनाए रखने के लिए। बाघ पिता भी पीछे नहीं हटा। दहाड़ते हुए अपने सामने वाले 5 तेंदुओं की ओर झपटा।
बाघ पिता ने तुरंत हमला नहीं किया क्योंकि मैं और मेरा भाई उसकी कमजोरी थे और ऐसा लग रहा था कि तेंदुओं ने भी उसके इरादे जान लिए थे। उनका पहले से थोड़ा कमजोर जोश और बढ़ गया और मुझे आखिरकार समझ आया कि अकेले पैदा हुए सांड की तरह निडर होने का क्या मतलब है। बाघ पिता के हमला करने में हिचकिचाहट की वजह से तेंदुओं को गलती से ये लगने लगा कि बाघ उतने ताकतवर नहीं होते जितना उनके माता पिता ने बताया था। मैं स्थिति को साफ साफ समझ गया था। टाइगर पिता आसानी से 5 तेंदुओं को संभाल सकते थे और उनकी हिचकिचाहट उनके अपने गुस्से के डर से थी। मैंने तुरंत गुस्से में दहाड़ा और अपने छोटे भाई को अपने पास छिपा लिया। इस अचानक बदलाव से हमारे सामने खड़े 5 तेंदुआ चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये नासमझ बच्चा मेरी इस तरह नकल करेगा। टाइगर पिता मेरा इरादा समझ गए। अगले ही पल वो हवा की तरह 5 तेंदुओं पर झपटे और बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पास वाले को नोच डाला। लड़ाई का दबाव मुझ पर भी साफ दिख रहा था, जो खुद एक टाइगर था, और 5 तेंदुए पकड़े जाने के बाद डर गए थे। एक ही बार में टाइगर पिता ने तेजी से एक तेंदुए को भगा दिया और दूसरे की पीठ पर काट लिया। ये देखकर दूसरे तेंदुए रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, दहाड़ते हुए घबराकर भाग गए। टाइगर पिता हिचकिचाए, उनका आगे पीछा नहीं किया। टाइगर पिता ने पहले मेरे फर को सहलाया, फिर मुड़कर अपने छोटे भाई का माथा चाटा। ये साफ था कि वो मेरे बर्ताव से बहुत खुश थे। आखिर जैसा बाप वैसा बेटा। मेरी बहादुरी पर उन्हें बहुत गर्व हुआ था। फिर मैंने देखा कि टाइगर पिता तेंदुए की लाश लेकर इलाके के किनारे की तरफ बेतहाशा दौड़ रहे हैं और अपने फर से उस पर निशान बना रहे हैं, किसी भी घुसपैठिए के लिए एक मजबूत रोक। 1 दर्जन मिनट बाद टाइगर पिता घोड़े की चाल से लौटे। उनके साथ कई बाघ थे जिनकी गर्दनें कटी हुई थी। अब लूट का मजा लेने का समय था। टाइगर पिता ने खाने के लिए एक मोटा ऊंट चुना, जबकि मैंने और मेरे छोटे भाई ने खाने के लिए एक छोटा ऊंट चुना। डूबते सूरज की रोशनी में पिता और उनके 2 बेटों की परछाई फैली हुई थी, जो एक ताकतवर और जवान साइबेरियन टाइगर परिवार के आने का इशारा कर रही थी। आज 5 जवान तेंदुओं से हुई मुलाकात ने मुझे जंगल का कुदरती नियम और भी समझा दिया। ताकतवर राज करते हैं और कमजोर ताकतवर का शिकार होते हैं। मैं अब बेफिक्र जिंदगी जी सकता हूँ। ये सब टाइगर डैड की सुरक्षा की वजह से है, लेकिन एक दिन मुझे उन्हें छोड़कर अकेले रहना होगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। एक और रात बीत गई और टाइगर डैड हम भाइयों को इलाके में लगातार गश्त पर ले गए। जिन बॉर्डर लाइनों से हम गुजरे वो ज्यादा खराब नहीं थी, फिर भी मैंने इलाके के किनारे पर कब्जे के लगभग 20 निशान गिने। इस संख्या ने मुझे परेशान कर दिया। जरूर किसी पड़ोसी इलाके में कुछ हुआ था जिससे उस इलाके में रहने वाले ये जीव कहीं और चले गए थे। आगे टाइगर डैड की मांद की दिशा थी। कई दिनों तक दूर रहने के बाद मुझे घर की याद आ रही थी, जैसे कोई दूर से लौटा हुआ भटकता हुआ। मांद में वापस आकर टाइगर डैड ने रास्ते में शिकार किया हुआ हिरन बाघिन के पास ले गए, फिर सद्भावना के तौर पर जमीन पर कुछ कपड़े बिछा दिए। मैं समझ गया कि टाइगर डैड ने अपने इलाके की सुरक्षा पक्की कर ली है। टाइगर मदर भी हमें हमारे असली घर की तरफ वापस ले जाने वाली थी, लेकिन टाइगर पिता के बिना मेरे भाई और मुझे खिलाने के लिए सिर्फ टाइगर मदर के शिकार पर निर्भर रहना शायद एक प्रॉब्लम होती। यहां तक कि सिर्फ खाने के लिए भी एक दिक्कत होती। अब समय आ गया था कि मैं खुद ही अपनी शिकार करने की स्किल्स को बेहतर बनाऊं। पिछली जिंदगी में मछली पकड़ने का शौकीन होने के नाते मैं चारा डालने की अहमियत जानता था। ये इलाका ज्यादातर जंगली सूअरों से भरा हुआ था और इन मांसल बहुत सारे और कम समझदार जीवों से निपटने का सबसे आसान और असरदार तरीका चारा डालना था। मैंने लगभग 20 या 30 पाउंड जड़ वाली सब्जियां खोदी और उन्हें शिकार की जगह पर ढेर कर दिया। फिर झाड़ियों में लेट गया, चुपचाप जंगली सूअरों के आने का इंतजार करने लगा। पिछली जिंदगी में एक इंसान, इस जिंदगी में एक टाइगर। इंटेलिजेंस की ताकत का इस्तेमाल करना जानना, यही एक खतरनाक साइबेरियन टाइगर बनाता है। जल्द ही जंगली सूअरों का एक झुंड अपने लीडर के साथ सावधानी से चारे के पास पहुंचा। सूअरों ने बिना झिझक के लालच से खाना खा लिया। एक टारगेट पहचानने के बाद मैं तेजी से सूअर की तरफ बढ़ा और जब मैं काफी पास पहुंच गया तो अचानक मैंने अपना घात लगा रखा था वहां से छलांग लगा दी। बड़े जंगली सूअर को नजरअंदाज करते हुए मैं लगातार 50 या 60 पाउंड वजन वाले सूअर का पीछा करता रहा। मुझे लगा कि मैं उससे आगे नहीं भाग सकता। सूअर में चालें चलनी शुरू कर दी। उसकी पहली चाल ने मुझे चौंका दिया और लगभग मेरा बैलेंस बिगड़ गया। जब तक मैंने संभला और फिर से तेजी पकड़ी, सूअर कुछ दूर भाग चुका था। आमतौर पर साइबेरियन टाइगर की आदतों के हिसाब से ऐसे शिकार को छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर एक रहस्यमयी एनर्जी के सहारे मैंने एनर्जी खर्च की परवाह नहीं की और तेजी से मैंने फिर से सूअर का पीछा किया। कई किलोमीटर तक दौड़ा और आखिरकार उसे काबू में कर लिया। जब मैं टाइगर की मांद में लौटा तो टाइगर के माता पिता और बच्चे पहले ही सो चुके थे। अगले दिन टाइगर मां हमें ले गई, जबकि टाइगर पिता हमें छोड़ने नहीं आया और मांद में ही रहा। उसके लिए ये उसकी लंबी टाइगर जिंदगी का बस एक छोटा सा हिस्सा था। लेकिन जैसे ही मैंने टाइगर मदर के इलाके में कदम रखा, कुछ बदल गया। अपनी तरह के गंदे पैरों के निशान बिखरे पड़े थे। एक टाइगरेन और उसके 3 बच्चे। टाइगर मदर जंगल में धीरे धीरे चल रही थी। उसकी सांसों से हल्की जलने वाली खुशबू आ रही थी। वो डरावनी लग रही थी। उसकी नजरें सिर्फ घुसपैठिए पर टेकी थी। हालांकि दोनों टाइगर मदर थीं और उनके बच्चे थे, लेकिन उसे कोई दया या हमदर्दी नहीं हुई। अपनी मान से 1 दर्जन किलोमीटर दूर उसे फिर से घुसपैठिए के निशान मिले। उसके बाद एक बड़े टाइगर की लाश मिली। टाइगर मदर का दिल गुस्से से जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजनबी अचानक उसके घर में घुस आया हो, तबाही मचा दी हो और पीछे सड़ते हुए कचरे का ढेर छोड़ गया हो। टाइगर मदर चलते हुए गुस्से से दहाड़ रही थी। उसकी आवाज किसी शांत अधेड़ उम्र की औरत की तरह थी जो किसी को डांट रही हो। जैसे ही अंधेरा हुआ, टाइगर मदर ने दहाड़ना बंद कर दिया और आसपास के जंगल को चुपचाप देखने के लिए एक ऊंची जगह ढूंढ ली। वो जंगल से भागते जानवरों की आवाजें ध्यान से सुन रही थी। अचानक उसकी नजर उस तरफ गई और मुझे लगा कि मैंने एक हल्की सी गुर्राहट सुनी। 2 या 300 मीटर आगे नीचे जंगल में एक पतली सी बाघिन हमें घूर रही थी। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। मां बाघिन दहाड़ी और दूसरी बाघिन भी उतनी ही खूंखार थी।
जब दो बाघ मिलते हैं तो शुरू करने का समय नहीं होता, वे तुरंत भिड़ जाते हैं। दो आम घरेलू बिल्लियों की तरह लड़ते हुए उन्होंने एक दूसरे पर अपने पंजे मारे, एक दूसरे को नोचते हुए और जमीन पर लौटते हुए। हालांकि इस सीन में